विश्व के इतिहास को उठा के देख लीजिए, लोकतंत्र और गणतंत्र के पहले साक्ष्य भारतीय इतिहास में भारतीय भूमि में मिलेंगे। भारत ने सदा ही लोक की शक्ति की आराधना की है, उत्सव मनाया है। भारत भूमि पर्वों और उत्सवों की भूमि है। कह सकते हैं कि उत्सव हमारा स्थायी भाव है। पारंपरिक उत्सवों और दूसरी संस्कृतियों से आए उत्सवों के अतिरिक्त एक प्रकार के और उत्सव हैं जो हम मनाते हैं, और वो हैं हमारे महान राष्ट्र से जुड़े हुए पर्व। हम मनाते हैं जन्म उत्सव उन भारत भाग्य विधाताओं के जिनके प्रयासों से भारत आज इतना सुंदर और इतना सशक्त बन पाया है। हम मनाते हैं पुण्यतिथियां उन महान सपूतों की जिन्होंने इस देश की धरती को सुरक्षित किया है ताकि हम और आप सुरक्षित रह सके। और इन सब के अलावा दो ऐसे महापर्व हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व कहे जाते हैं। पहला है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी। 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस। अर्थात आजादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद हमने गणतंत्र स्थापित किया। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। आज हम बात करने जा रहे हैं 26 जनवरी की यानी भारत के गणतंत्र दिवस की। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी मिलने के बाद देश कैसे चलेगा, क्या नियम होंगे, इसके लिए संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने हमारे संविधान को लागू किया और उस दिन से भारत एक गणतंत्र के रूप में यानी एक रिपब्लिक के रूप में जाना जाने लगा। गणतंत्र हो जाने का मतलब है अपनी सत्ता और अपने शासन की बागडोर अपने हाथ में होना। इसके साथ ही साथ अधिकारों और कर्तव्यों की एक लिस्ट मिलना जो हमें अपनी धरती पर अपना राज होने का एहसास कराती। मैंने दोनों चीजें एक साथ कही हैं, अधिकार भी और जिम्मेदारी भी। ये बात मैं दोबारा जोर देकर इसलिए कह रही हूं कि कई बार हम और खास करके हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नागरिक होने के अपने अधिकारों को तो याद रखती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को याद नहीं रख पाती या याद रखना नहीं चाहती। लेकिन आज मालिनी की पाठशाला में आइए हम सब मिलकर एक प्रण करें कि आप स्वयं को इनमें से किसी भी अधिकार को भोगने के लिए सक्षम तभी मानेंगे जब आप अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। गणतंत्र यानी हमारा अपना तंत्र, अपना सिस्टम, और इस सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन? मैं और आप। महत्वपूर्ण होने का मतलब यह भी है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही करेंगे तो इसका सीधा असर देश के वर्तमान और भविष्य पर पड़ेगा। तो क्या हम अपने महान देश के महान गणतंत्र के लिए प्रयास नहीं कर सकते कि ऐसा न होने दे? अपने हर कर्तव्य के निर्वहन के समय याद कीजिए उन सेनानियों को जिन्होंने हमें गणतंत्र होने का यह अधिकार दिलाने के लिए अपनी जान, अपना परिवार, अपना घर द्वार, ये धरती, ये देह तक छोड़ दी। और अब भी सरहदों पर हमारे सैनिक इस बात के लिए तैनात हैं कि भारतीय गणतंत्र नाम की इस धरती की ओर कोई आंख उठा करके भी न देख सके। सोच के देखिए, इस समय जब हम और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई हमारा एक सैनिक कहीं पर होगा जो -30 डिग्री में जमते हाथों और थमती सांसों के बीच भी अपने बंदूक के ट्रिगर पर से अपनी पकड़ कम नहीं होने दे रहा होगा। ध्यान से सोचिएगा उस सैनिक के बारे में जो तपती गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस में राजस्थान की तरफ से भारत की सीमा की रक्षा करते समय ये नहीं सोच रहा होगा कि उससे गर्मी कितनी लग रही है और उसके घर में क्या हो रहा होगा। वो तो हमारी आपकी चिंता कर रहा होता है जो अपने कमरे में एसी में बैठकर उस गर्मी को दूर भगा रहे होते हैं। वो तो चिंता कर रहा होता है हमारे महान देश की। मुझे विश्वास है कि भारतीय खून इतना कृतघ्न नहीं है कि अपने असली नायकों को भूल जाए। मुझे पता है मैं जो कह रही हूं
वो आप ध्यान से सुनेंगे और आप इस ओर कदम जरूर उठाएंगे। छोटी सी बात है, बहुत सादी सी, बस एक एक जिम्मेदारी का निर्वहन करिए और एक एक अधिकार के प्रति सचेत रहिए। ये दोनों ही इस समाज को और इस देश को बड़ा बनाने के लिए बहुत आवश्यक है और यही हमारा राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है कि यदि हम गणतंत्र हैं तो सच्चे गण होने का फर्ज भी निभाएं। एक बात और, अपने बच्चों को, अपने छोटों को कहानियां सुनाइए, उन सब की जिन लोगों ने भारत को आज का भारत बनाने तक के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया। इनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं, क्रांतिकारी ही नहीं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे आविष्कारक, हमारे डॉक्टर, हमारे कलाकार, हमारे खिलाड़ी, सब कोई है। नई पीढ़ी को ये सारी कहानियां सुनाए जाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय गणतंत्र के प्रति उनकी आस्था न सिर्फ मजबूत हो सके बल्कि उनके दिल और दिमाग में एक गहरी और अमिट छाप छोड़ सके। हमारी पिछली पीढ़ी ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी अगली पीढ़ी इस देश को आगे ले जाने के लिए तैयार हो रही है। इस बीच में हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस पुरानी पीढ़ी की कुर्बानियों की नींव पर नई पीढ़ी को मार्ग बना कर दें, जिस मार्ग पर चलकर हमारा महान देश विश्व गुरु बन सके। तो इस बार जब आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में या कहीं भी तिरंगा फहराया जा रहा हो, यानी फ्लैग अनफर्लिंग हो रही हो, तो आप जिम्मेदारी और अधिकारों वाली मेरी बात का ध्यान रखेंगे और राष्ट्रगान की धुन के साथ साथ मन में ये संकल्प लें कि भारत को सच में उस जगह तक लेके जाना जहां पूरा संसार एक साथ उसके लिए जय है, जय है, जय हे कह सके। चलने से पहले एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात आपको बताना चाहूंगी जिसका फर्क शायद लोगों को कम पता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराना ये दो अलग अलग चीजें हैं। ध्वजारोहण को फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं और झंडा फहराने को फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। 15 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे यानी हमारे स्वाधीनता दिवस के दिन ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण की प्रक्रिया ये होती है कि एक झंडा जो नीचे बंधा रहता है उसको रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाते हैं और फिर उसको हवा में फहराते हैं, जबकि 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन फ्लैग अनफर्लिंग होती यानी झंडा पर ही लगा रहता है और उसकी रस्सी को खींचकर उसे सिर्फ फहराया जाता है। ये खास जानकारी आप भी ध्यान से याद कर लें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों और खास तौर पे छोटे बच्चों से जरूर साझा करें ताकि वो उन दोनों का अंतर समझ सके। तो आइए जय जयकार करें विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र हमारे महान देश की, उस देश की जहां पर सदा ही गणतंत्र की जय जयकार हुई है। आज हम आजाद हैं, आज हमारा अपना शासन है और इस शासन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है। गणतंत्र दिवस की अपार शुभकामनाओं के साथ ही साथ आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।